हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे है ना सचिवालय सहायक से संबंधित प्रैक्टिस सेट। और ये जो है दोस्तों वॉल्यूम 2 है ना, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। प्लेटफॉर्म का क्या है दोस्तों? वॉल्यूम 2 है और इसका सेट 9 है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 9 सेट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज फॉर बिहार एसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम के लिए है ना। इसमें हम लोग दोस्तों 70 से 75 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होगा। आप सभी प्रश्नों को हल करें और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही क्रम है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि सही क्रम में कौन सा है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है ये जो है एक जल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल हो या क्षार हो है ना, यदि अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा है ना वो उतना अधिक क्षारीय होगा, और 7 से जितना कम होगा वह जितना उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और अगर क्षारीय की बात करें तो पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा जो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात जल हो जाएगा, एसिटिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अगर यहीं पे हम जल की बात करें है ना तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों, कितना होता है? एसिटिक अम्ल का पीएच मान 4.0 होता है। कितना होता है? 4.0 होता है। और इससे भी कम होता है किसका? तो हाइड्रोलिक एसिड का होता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। तो नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है वो कहलाता है आपको लवणीकरण। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया गया आपको, हल्के नाभिकों का संयोजन, भारी नाभिकों का विखंडन, परमाणुओं की टक्कर, परमाणुओं का उत्तेजन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है हल्के नाभिकों का संयोजन है ना। इसे संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन भी कहते हैं ना, नाभिकों का संलयन अभिक्रिया भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो। स्प्रिंग की प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा क्या है? प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों जब हम स्प्रिंग को संकुचित करते हैं या विस्तारित करते हैं तो उस पर कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप दूरस्थ स्थित वस्तु को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं है ना कि यदि उत्तल दर्पण में है ना, मान के चलिए कि ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या है? फोकस है। इधर क्या है? अनंत। तो जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो अनंत पर रखी वस्तु से जब प्रकाश की किरण आती है ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर, और जो कि काफ़ी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम फोकस की ओर, वस्तु को फोकस की ओर लाते हैं तो इसका साइज क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है ना। हम जितना नज़दीक फोकस के लाएंगे उतना ही प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, और उस समय जो है प्रतिबिंब जो है काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एशियाटिक वन गधा पाया जाता है ना। एशियाटिक वन गधा पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया आपको लद्दाख में, कच्छ के रण में, थार मरुस्थल में, हिमालय के गढ़वाल पर्वत में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो कोयला गैस की बात करें दोस्तों इसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसी में हम लोग अगर बात करें दोस्तों है ना CO+H2 की, तो CO+H2 क्या है? ये जो है दोस्तों जल गैस है, वाटर गैस है। क्या है? जल गैस है, ठीक है। और उसी प्रकार आप लोग बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि प्रोड्यूसर गैस गैस का सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, या प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का पानी में वेग है। ध्वनि का पानी में वेग है ना, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का वायु में वेग जो है
332 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। जबकि पानी की बात करें तो पानी में इसका जो वेग है वो है दोस्तों 1493 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? कितना है? 1493 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि हम ऑप्शन की बात करें तो 340 मीटर प्रति सेकेंड, 1500 मीटर प्रति सेकेंड, 420 मीटर प्रति सेकेंड और 1000 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 1500 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है 9 नंबर प्रश्न, निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है? सूखा कागज है, इवोनाइट है, कांच है या पारा है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है? आपका ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, अर्थात मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अग पीत रस उत्पन्न करता है ना? पीत रस की बात कर रहा है। आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गॉल ब्लैडर और डी जठर ग्रंथि। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अग्नाशय, है ना? पीत रस कहाँ से निकलती है? तो अग्नाशय से निकलती है। अगर हम यकृत की बात करें दोस्तों, लीवर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वो है दोस्तों लीवर। क्या है? लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। और इसका वजन की बात करें तो 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कह रहा है मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहा जाता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात मूत्रमार्ग। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, छिपकली, मेढक, मुर्गी सभी हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडे प्रजनक। ये सारे लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं। निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? यानी कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात शुक्र एवं मंगल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक उभयलिंगी में मौजूद 4 भाग निम्न है। कह रहा है उभयलिंगी फूल में 4 भाग मौजूद होते हैं, वो कौन कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुष्पोष, पुमंग, दलपुंज और जायांग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी में अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वाहन की पश्च दृष्टि यानी दर्पणों में प्रतिबिंब बनती है। यानी कि कह रहा है कि वाहन को में जो पीछे देखने के लिए जो ऐनक लगा होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अर्थात छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। यदि इसी में पूछा जाता है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो इसका जवाब होता है उत्तल दर्पण, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं, क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती, है ना? मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरे शैवाल नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि क्या है? ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन खाली स्थान की क्रिया से पूरा होता है। यानी कि ऑप्शन है आंत्र रस, पित्त, अग्नाशय रस और अमाशय रस। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आंत्र रस, है ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? आंत्र रस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करना है। हमें क्या चुनना है? असत्य कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है ए नंबर में कि उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारकों से अलग होना। हाँ, तो सही बात है। जब दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं उनका गुण जो है अभिकारकों के गुण से अलग होते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी सही है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये दोस्तों सही नहीं है ना? और डी है, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या करता है? परिवर्तन होता है, तो ये सही है। ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ये सही है। तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या है? हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 आवेशित निकायों को
10 cm की दूरी पर रखा जाता है ना। मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ये दोनों आवेशित निकाय है ना, और इनके बीच की दूरी कितना है 10 cm है। कितना है दोस्तों 10 cm है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच कार्यरत बल है, तो दोनों के बीच कौन सा बल, एक तो गुरुत्वीय बल जो कि पृथ्वी की ओर लगेगा है ना, गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, और दूसरा इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो रहेगा स्थिर वैद्युत बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करना है ना। तो जैसा कि आप आकृति में देखेंगे, यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ देखेंगे आप चित्र में, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 की पहचान करना है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात लक्ष्य सेन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर, सिनेबार किस धातु का यस्क है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात पारा। अब कह रहा है दोस्तों कि दिया गया दूरी समय ग्राफ दिखाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर समय है और इधर दूरी है ना, और ये जो है इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात विश्राम पर एक निकाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों 1973 है ना, 1965, 1968 और 1972। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 1973 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में घटित हुआ था। तो वो है दोस्तों 1984। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और भोपाल गैस कांड में जिस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रत्नेश पांडे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है। तो श्रम जो है ये कह रहा है उत्पादन के कार्य के रूप में श्रम के बारे में कौन सही है। तो दोस्तों श्रम जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसी का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन ए है आपको प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र और सी है तृतीय क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को किस रूप में जानते हैं, सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो क्या क्या चीज़ आते हैं, तो आप लोग को बहुत सारे चीज़ हैं जो सेवा के अंतर्गत आते हैं, जैसे व्यापार हो गया, व्यापार ये क्या है, सेवा क्षेत्र है। होटल आ जाएगा, होटल किस क्षेत्र में आएगा आपका, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। शिक्षा हो गया, ये शिक्षा किस क्षेत्र में आएगा दोस्तों, तो ये भी आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। आपको पर्यटन से संबंधित कोई भी हो, है ना, चाहे बस सेवा हो, रेल सेवा हो, वायु सेवा हो, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो सी हो जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाली स्थान सरकार में, है ना, राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन डी, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार में, है ना। लोकतांत्रिक सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है, लघु पाषाण क्या होते हैं। तो पत्थर के औजार जो है लघु पाषाण के औजार के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। तो चंपारण आंदोलन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वो बिहार राज्य में शुरू हुआ था, है ना। चलिए, और किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1917 में हुआ था, है ना। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने, है ना। कहाँ बुलाए थे, तो चंपारण में, और ये तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रहों में मंगल ग्रह से
कौन से स्थान पर स्थित है? ग्रहों में मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो देखेंगे दोस्तों कि ये क्या है, ये सूर्य है ना। और सूर्य से जैसे नज़दीक आएंगे तो यहाँ पे बुध ग्रह है, उसके बाद क्या है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद मंगल है। यही हमारा मंगल ग्रह है दोस्तों। तो इसका स्थान कहाँ है ना, तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो चौथा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाला सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के जो निश्चित पथ होते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। कौन सा एकमात्र खेल है जहाँ राग या बोलना अनिवार्य है ना। तो वो है दोस्तों कबड्डी, है ना, कबड्डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भगत सिंह, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक तो महात्मा गांधी थे, और इसकी स्थापना जो है किस वर्ष किए थे? 1894 ईस्वी में। कहाँ किए थे दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेद्दा खाली स्थान में पाए जाने वाला एक समुदाय है। हाँ दोस्तों, वेद्दा जो समुदाय है ये पाया जाता है श्रीलंका में, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में खाली स्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत में खाली स्थान को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो वित्त आयोग है दोस्तों वो स्थापित किया गया था 1951 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी, है ना। प्रथम वित्त आयोग का सिफारिश 1952 से 1957 तक लागू रहा था। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। और वित्त आयोग की बात करें तो इसका संबंध जो है किस वित्त आयोग की बात करें तो इसका संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। किससे है दोस्तों? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है ना। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 280 के तहत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न होगा। खाली स्थान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो वो है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, है ना। विश्व व्यापार संगठन WTO। अब इसमें हम बात करें दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये तीनों का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ है? जिनेवा में है। तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसको याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीनों का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर प्रश्न है। कौन सा है दोस्तों? 46 नंबर। कह रहा है कब ग्राम पंचायत की उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो दोस्तों जब इसका अंतिम कार्यकाल जो है अंतिम 6 महीना जो बचता है उस समय इनके विरुद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए कीरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है जिसे खाली स्थान में पहना जाता है। तो घो और क्या कीरा, ये जो पहनावा है कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों म्यांमार में। कहाँ पहना जाता है? तो सॉरी ये दोस्तों कहाँ पहना जाता है? भूटान में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है ना। 48 नंबर प्रश्न क्या है? बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात मिशेल ओबामा। कौन है दोस्तों? मिशेल ओबामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1996 ईस्वी में भारत और किस देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे
फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 1996 ईस्वी में फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब है हमारा 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 ईस्वी में किस देश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21.5 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कृष्णा, है ना। कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर दोस्तों। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो जिला परिषद जो है दोस्तों पंचायती राज का तृतीय स्तर है। अगर इसी में हम प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर में कौन सा आएगा? तो आपको प्रथम स्तर में आ जाएगा दोस्तों, वो है आपका क्या, ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पर आधारित है। दूसरा है पंचायत समिति जो कि प्रखंड स्तर पर है, और तीसरा है दोस्तों जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर है ना। तो पहला तो आप समझ ही गए हैं ग्राम पंचायत है, पहला में क्या है ग्राम पंचायत। अगर दूसरे स्तर पर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर कौन हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, है ना, ये 53 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा है कि लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुए? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात पश्चिम बंगाल। अब आप लोग बुलबुल के बारे में जान गए कि ये बुलबुल चक्रवात जो आया था वो पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि यास, है ना, यास एक चक्रवात था जो किन किन राज्यों को प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कितना है दोस्तों 55 नंबर। कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है दोस्तों वो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसलिए इसका जो सही जवाब हुआ ये हो जाएगा। अब पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में, और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर हो गया था, और युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोदी मारा गया था। साथ ही साथ दोस्तों इस पानीपत की लड़ाई की बात करें तो इसमें जो है बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, और साथ ही साथ इसमें उनके दो प्रमुख तोपची थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, है ना। और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर क्या किया था? मारा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान मैंने किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है? ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात भाग 10 हो जाएगा। अगर भाग 12 की बात करें दोस्तों तो भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। वहीं भाग 14 की बात करें तो ये संघ राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। और भाग 16 की बात करें तो 16 क्या है दोस्तों? तो 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या था? सम्राट खालिस्तान की कब्र के पास पाई गई आदमकद, है ना, पाई गई आदमकद देख लें थोड़ा दोस्तों, ये जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो इसको एक बार हम लोग देख लें क्या है 57 नंबर प्रश्न में। तो जो प्रश्न है दोस्तों, सम्राट खालिस्तान की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है ना। वहाँ आकृतियों दिया गया है दोस्तों, आकृतियों का वर्णन जो है चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात चीन सी हुआंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग खालिस्तान वित्त, संपत्ति, अनुबंध, वाद से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात किस भाग में? तो भाग 12 में वित्त, संबंधी और अनुबंध और वाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 नंबर। कथा निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है ना। प्रशासनिक राजधानी पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की क्या है? प्रशासनिक राजधानी है, यानी कार्यपालिका राजधानी है। अगर यहीं पे हम दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी की बात करें, किस राजधानी की? विधायी राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी अगर पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका केप टाउन। क्या हो जाएगा? केप टाउन हो जाएगा। विधायी राजधानी क्या हो जाएगा? केप टाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कितना नंबर प्रश्न दोस्तों? 60 नंबर। करा लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है
जो खाली स्थान में स्थित है किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात चीन में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1956 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है ना? इसमें पूछा गया है कि कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता गुफाएं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, लाल किला परिसर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। खाली स्थान का फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था, तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात महाभारत का। अगला प्रश्न है खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खानवा की लड़ाई किनके किनके मध्य लड़ा गया था। दूसरा है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, गंगा खर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है ना? कह रहा है गंगा खर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वतों में से एक है। अब आपको बताना है कि ये जो पर्वत है किस जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? गंगा खर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात भूटान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र का। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर है दोस्तों। कह रहा है पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो पटियाला वंश के जो संस्थापक है दोस्तों आला सिंह है। अगला प्रश्न है स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है ना? स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया आपको कोलंबो, काठमांडू, लेह या गंगटोक। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। स्वयंभूनाथ जो स्तूप है वो काठमांडू में स्थित है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।